हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल वे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का जियोग्राफी, जो कि एनसीईआरटी सरकारी किताब है। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग यहाँ तक के पिछले टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग का टॉपिक है, हम लोग का चैप्टर है निर्माण उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग आगे से पढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है तैयार वस्त्र उद्योग। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है, यह उद्योग भारत के हल्के उद्योग के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है, किंतु बड़े केंद्रों में लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, सूरत, सादहा, मऊ आदि प्रमुख हैं। मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, होजियरी एवं रेडीमेड वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। आइए इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। सौंदर्य प्रसाधन के लिए भारत प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा है। इसके अंतर्गत साबुन, तेल, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश एवं कृत्रिम ज्वेलरी आते हैं। यह उद्योग भी भारत में सभी जगह फैले हुए हैं, लेकिन कुछ विशेष वस्तु के लिए विशेष केंद्र प्रसिद्ध हैं, जैसे चंदन पर आधारित सौंदर्य मैसूरी नगरी को ख्याति प्राप्त है। इत्र के लिए जौनपुर, खुशबूदार तेल के लिए कन्नौज, अच्छे किस्म के साबुन के लिए मुंबई, पुणे, कोलकाता प्रमुख केंद्र हैं। कृत्रिम ज्वेलरी के लिए दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल, जयपुर प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए खिलौना उद्योग, इसको हम लोग करते हैं। खिलौना उद्योग में दिया हुआ है, खिलौना निर्माण उद्योग भारत में काफ़ी लोगों को रोजगार सृजन करता था, किंतु चीन और जापान के इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के आयात से इस उद्योग में काफ़ी ह्रास आया है। लेकिन आज भी यह उद्योग भारत के कई शहरों में विकसित है। इसमें शिवकाशी, बनारस, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई, नेपाल आदि प्रमुख है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम लोग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग में योगदान। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, किसी भी क्षेत्र की आर्थिक संपन्नता उसके निर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। इन उद्योगों ने लोगों को रोजगार प्रदान कर उनकी कृषि निर्भरता को कम किया है। निर्मित वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे गरीबी की समस्या पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई है। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 17% है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में निर्माण उद्योग का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 30% है, लेकिन पिछले 1 दशक में भारतीय वन निर्माण क्षेत्र 7% की दर से बढ़ोतरी कर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2007 से 8 वन विनिर्मित क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसमें बॉक्स में दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। उदारीकरण, क्या आप जानते हैं? उदारीकरण
इसमें उद्योग तथा व्यापार को लात फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रति उपयोगी बनाता है। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीक एवं व्यापारिक आदान प्रदान ही वैश्वीकरण है। भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियां वैश्वीकरण को परिभाषित करने में लगी हुई है। हमारा उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बनाना। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात में खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी की मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा विशेषकर बैंकिंग, बीमा और जहाज रानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की छूट और रुपयों को पूर्ण परिवर्तनशील करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है। उदारीकरण और निजीकरण आर्थिक सुधारों के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में उपलब्ध उत्साहवर्धक विदेशी मुद्रा का भंडार काफ़ी बढ़ गया है। 2007 से 8 में 200 अरब डॉलर हो गया था, किंतु इधर निर्यात और कृषि दोनों में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। विश्वव्यापी मंदी के बावजूद चीन को छोड़कर अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की दर अधिक है, किंतु सामाजिक क्षेत्रों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक कॉलम में दिया हुआ है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ते चलते हैं। तो निजीकरण के बारे में दिया हुआ है क्या, देश के अधिकतर उद्योगों के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रतिबंध का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना। इसके परिणाम स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार कम या समाप्त हो जाता है। आगे है, इसमें यहाँ था, किंतु सामाजिक क्षेत्रों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। आगे है, रोजगार सृजन के अवसर कम हुए हैं, गरीबी की उन्मूलन का कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। अनाज का विपुल भंडार रहते हुए भी भारी संख्या में भारतवासी कुपोषण के शिकार हैं। इनका मुख्य कारण उनमें क्रय शक्ति की कमी है। कॉलम में दिया हुआ, क्या आप जानते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देश में उत्पाद और सेवाओं का नियंत्रण करती है। यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, वैश्वीकरण से स्वदेशी उद्योगों और विशेषकर लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि वैश्वीकरण से हमारी अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव। इसको हम लोग देखते हैं। विनिर्माण उद्योग का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, फिर भी उद्योगों ने प्रदूषण को बढ़ाया है और पर्यावरण क्षरण किया है। उद्योगों ने 4 प्रकार के प्रदूषण, जिसमें वायु, जल, भूमि और ध्वनि मतलब कि शोर को पैदा किया है। तो एक एक प्रदूषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला है वायु प्रदूषण। पहले हम लोग कॉलम को पढ़ लेते हैं। देखिए कॉलम में क्या दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं एक मनुष्य प्रतिदिन 23,000 बार सांस लेता है। सांस के द्वारा मनुष्य प्रतिदिन 35 गैलन व 16 ग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है। यहाँ दिया हुआ है वायु प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाले धुएं और गैसों ने वायु को बुरी तरह प्रदूषित किया है।
कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO को दम घोट गैस भी कहते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसी अवांछित गैसों की अधिकता वायु प्रदूषण का कारण बनती है। CO गैस सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बिल्कुल कम कर देती है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। SO2 से आँख में जलन, दमा यानी कि अस्थमा, खांसी, फेफड़ों का रोग, सिर में दर्द, चक्कर आना जैसी परेशानियां बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त वायु को प्रदूषित करने वाले ठोस व तरल दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। धूल, स्प्रे, कुहासा, धुआं और धुंध दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। यह जीव जंतुओं, पेड़ पौधों तथा वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स जल प्रदूषण। इसमें हम लोग कॉलम को पहले करते हैं। देखिए दिया हुआ क्या आप जानते हैं? प्रदूषण फैलने वाले 5 प्रमुख उद्देश्य। जल प्रदूषण मतलब कि जो जल को प्रदूषित करते हैं उसमें 5 प्रमुख उद्योग आते हैं। पहला है चर्म उद्योग यानी कि जो चमड़ा का उद्योग है जिसमें चमड़ा का कार्य होता है। तेल शोधक उद्योग जिसमें तेल जो है रिफाइंड होता है या साफ होता है। डीजल कोयला आधारित उद्योग। चौथा है धातु उद्योग और 5वां है पेपर उद्योग। इसको हम लोग करते हैं। यहाँ जल उद्योग है। देखिए यहाँ जल प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक अपशिष्ट है जिन्हें नदियों में छोड़ा जाता है। ये जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के होते हैं। कोयला, रंग, साबुन, कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक की वस्तुएं, रबड़ आदि जल के समान प्रदूषक हैं। कागज, लुगदी, रसायन, पेट्रोलियम, तेल शोधक शालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोपेंटिंग जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख उद्योग हैं। उद्योगों से निकलने वाला विषाक्त देखिए फ्रेंड्स धातु युक्त कूड़ा कचरा भूमि और मिट्टी को प्रदूषित करता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है जिससे जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंदा जल पीने से हैजा, पेचिश, टाइफाइड तथा पीलिया जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया है फ्रेंड्स ध्वनि प्रदूषण। इसके पहले हम लोग कॉलम वाला को ये जो बॉक्स में दिया है इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए क्या आप जानते हैं? भोपाल गैस त्रासदी एक घटना थी जो 3 सितंबर 1984 को भोपाल यानी भोपाल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है में घटित हुई। खाद और कीटनाशक बनाने वाले यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड MK नामक गैस का रिसाव होने लगा जिसमें 500 लोग मौत के शिकार हो गए। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना से उत्सर्जित तेल युक्त अपशिष्ट के गंगा नदी में प्रवाहित होने से जल का प्रदूषण होना। देखिए फ्रेंड्स ध्वनि प्रदूषण को हम लोग देखते हैं। ये तो जानते ही होंगे। इधर वाला देखिए क्या है? अवांछित शोर भी प्रदूषण है। सामान्यतः यह उद्योग और परिवहन के साधनों की देन है। यांत्रिक आरा मिले, जेनरेटर, खराब मशीनों की असहनीय आवाज़ लोगों के लिए परेशानी का कारण होती है। अत्यधिक शोर से बहरापन, हृदय गति, चिड़चिड़ापन, नींद में कमी तथा इससे संबंधित अन्य प्रमुख समस्याएं हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड तापीय प्रदूषण। इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है उद्योग तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है जिसके कारण सूक्ष्मजीव, जंतु एवं जलीय वनस्पति जलकर नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स
कॉलम, लेकिन पहले इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शल्य उत्पाद कारखाने से चर्म रोग, कैंसर, रक्त कैंसर, अस्थि कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। यहाँ दिया हुआ है बॉक्स। क्या आप जानते हैं मोकामा स्थित बाटा जूता कारखाना एवं शराब बनाने वाले कारखाने से प्रतिदिन जो है 2,50,000 गैलन विषाक्त अपशिष्ट का गंगा में समावेश होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है, तो इसको हम लोग करते हैं। देखिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय यहाँ से शुरू करते हैं। प्रदूषण को उचित योजनाओं द्वारा रोका जा सकता है। उद्योगों को निर्धारित क्षेत्रों में स्थापित करके उपकरणों की गुणवत्ता को बनाए रखकर तथा उनके सही परिसंचालन द्वारा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वैकल्पिक ईंधन का चयन तथा उसके सही उपयोग वायु प्रदूषण को रोकने का प्रमुख साधन है। उद्योगों में कोयले के स्थान पर तेल के उपयोग से धुआं रोका जा सकता है। वर्तमान में कई ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से वायु में उत्सर्जित प्रदूषकों को रोका जा सकता है। इसमें पृथक्कारी छनना, बैग फिल्टर तथा स्क्रबर यंत्र उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है उद्योग के प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित करके जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। उद्योग से निकलने वाली द्रवों को 3 स्तरों पर उपचारित किया जाता है: यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राथमिक उपचार, जैविक प्रक्रिया द्वारा द्वितीयक उपचार तथा जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में छटाई, मतलब कि जो मोटा अपशिष्ट है उसको अलग कर लेना है, पिसाई, निथारना तथा गंदगी को तली में बैठाने की क्रिया शामिल है। तृतीयक प्रक्रिया में जैविक विधियां शामिल है। तृतीयक उपचार में प्रदूषित जल की पुनः चक्रीय क्रिया शामिल है। मिट्टी और भूमि प्रदूषण के नियंत्रण में 3 क्रियाएं शामिल है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, विभिन्न स्थानों से कूड़ा कचरा जमा करना, कूड़े कचरे का निपटारा भूमि भरकर द्वारा करना, कूड़े कचरे का पुनः चक्रण कर उपयोगी बनाना। है औद्योगिक अपशिष्टों में मृदा की गुणवत्ता प्रभावित करने वाले पदार्थों के परिशोधन या उदासीकरण के अतिरिक्त इनका समुचित प्रबंधन मृदा प्रदूषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अभ्यास प्रश्न, जिसमें कि हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करते चलेंगे। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है: बाजार, जनसंख्या, पूंजी, ऊर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घ, जनसंख्या। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी, TISCO। राइट ऑप्शन ख हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घ, उपयुक्त सभी, जिसमें कि ऑप्शन दिया हुआ है मुंबई एक पतन है। यह कपास उत्पाद का क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घ। उपयुक्त सभी यहाँ पे फैक्टर मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित जो नहीं उद्योग है वो हो जाएगा सीमेंट का उद्योग को कृषि से कोई लेना देना नहीं है, तो राइट ऑप्शन ख हो जाएगा। नेक्स्ट है 5वां, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली जो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता रिसड़ा है, राइट ऑप्शन यहाँ क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका जो हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा ग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है 7वां, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग, चीनी उद्योग। नेक्स्ट है फ्रेंड 8वां, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग जो है खिलौना उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग, इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स और यूज़फुल हो तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।